जरा सोचिए, बस एक आइडिया, वो भी अपनी भाषा में, और कुछ ही मिनटों में एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है इमर्जेंट एआई की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे टेक वर्ल्ड में 100 मिलियन वाइब कोडर के नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमर्जेंट एआई ने लॉन्च के सिर्फ 8 महीनों में $100 मिलियन का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का आंकड़ा छू लिया है। और तो और 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ लिया है। सच कहूं तो टेक की दुनिया में ऐसी जबरदस्त तेजी बहुत ही कम देखने को मिलती है। और देखिए, ये सिर्फ कंपनी के दिए हुए नंबर नहीं हैं। प्रोडक्ट हंट पर रवि गोस्वामी जैसे यूजर्स का कहना है, इमर्जेंट उन टूल्स में से एक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि सॉफ्टवेयर कितनी तेजी से बन सकता है। ये सच में आपके इरादे को समझता है और आइडिया से लाइव ऐप तक का सफर मतलब कमाल की तेजी से पूरा करता है। और यही वो वादा है जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया है। तो आज हम इस पूरे मामले की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये $100 मिलियन का वादा क्या है, ये वाइब कोडिंग आखिर काम कैसे करती है, यूजर्स का असल में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अच्छा और बुरा, इसमें क्या बड़े रिस्क हैं, और आखिर में ये प्लेटफॉर्म असल में किसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द 100 मिलियन प्रॉमिस और वाइब कोडिंग की क्रांति। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 7 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशंस बन चुके हैं और $100 मिलियन का ARR। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि इमर्जेंट ने मार्केट में कितनी जबरदस्त हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। चलिए देखते हैं दूसरे हिस्से में वाइब कोडिंग कैसे काम करती है, मतलब सिंपल इंग्लिश से एक फुल स्टैक ऐप तक का सफर। इमर्जेंट ने वाइब कोडिंग शब्द को काफी फेमस कर दिया है, पर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये ट्रेडिशनल तरीके से कोड लिखने के बजाय अपनी भाषा में एप्लीकेशन बनाने का एक जादुई तरीका है। आप बस अपना आइडिया बताइए और एआई एजेंट्स बाकी सारा इंजीनियरिंग वाला काम खुद संभाल लेते हैं। तो ये पारंपरिक कोडिंग से कितना अलग है, देखिए। एक तरफ है घंटों तक सिंटैक्स सीखना, डीबग करना, जहां हर एक लाइन खुद लिखनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ है वाइब कोडिंग, जहां आप बस अपना आइडिया बताते हैं और एआई को मिनटों में उसे हकीकत में बदलते हुए देखते हैं। फर्क साफ है। और ये सब मुमकिन होता है इमर्जेंट के मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर की वजह से। इसमें ना खास एआई एजेंट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। जैसे प्लानिंग एजेंट पूरे ऐप का आर्किटेक्चर डिजाइन करता है, फ्रंट एंड एजेंट रिएक्ट यूआई बना देता है, बैक एंड एजेंट पाइथन/फास्ट एपीआई का काम संभालता है, और टेस्टिंग एजेंट बग्स को ढूंढकर उन्हें ठीक भी कर देता है। कमाल है ना? वादे और टेक्नोलॉजी तो सुनने में बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं। यूजर रियलिटी, अच्छा और बुरा। लोग असल में क्या कह रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे इस्तेमाल करना असल में कैसा लगता है। ट्रस्ट पायलट के ये आंकड़े पूरी कहानी बयां कर देते हैं। रिव्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 50% लोग 1 स्टार दे रहे हैं और 38% सीधे 5 स्टार। बीच का रास्ता यानी 2, 3 या 4 स्टार वाले बहुत ही कम हैं। मतलब लोग या तो इसे बेहद पसंद कर रहे हैं या फिर इससे सख्त नफरत। तो आखिर ये दो ग्रुप कह क्या रहे हैं? जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट की स्पीड कमाल की है, ये नॉन टेक्निकल फाउंडर्स के लिए एक वरदान है, और जो कोड बनता है वो भी काफ़ी साफ सुथरा और हाई क्वालिटी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नाखुश हैं वो इसके कंफ्यूजिंग और महंगे क्रेडिट सिस्टम की शिकायत करते हैं। छोटे मोटे विजुअल बदलावों के लिए भी रीबिल्ड बहुत धीमा है और यूआई डिज़ाइन भी काफ़ी जेनेरिक और लिमिटेड लगता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो सिर्फ बुरी नहीं बल्कि खतरनाक हो सकती हैं। सेक्शन 4, दी अगली यानी गंभीर जोखिम, जब ये वाइब पूरी तरह से खराब हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर सब कुछ अचानक गायब हो जाए? ये किसी भी डेवलपर के लिए सबसे बुरा सपना है। प्रोडक्ट हंट पर कैटेरन मिलर की ये समीक्षा वाकई दिल दहला देने वाली है। हर कीमत पर इससे बचें। मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, कोई रिकवरी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। मैंने एक बड़ा पेइंग क्लाइंट खो दिया। हफ्तों की मेहनत, जिसका पैसा मिलना था, वो बर्बाद हो गई, जिसे मैं कभी वापस नहीं पा सकता। ये सिर्फ एक बग नहीं है, ये किसी के पूरे काम धंधे पर सीधा हमला है। तो यहाँ 3 सबसे गंभीर जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, डेटा परसिस्टेंस, मतलब डेटा की सुरक्षा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लोगों के अकाउंट और कोड पूरी तरह से खत्म हो गए बिना किसी रिकवरी ऑप्शन के। दूसरा है द मोबाइल गैप। वेब ऐप्स को रैप करके बनाए गए मोबाइल ऐप्स के ऐप स्टोर से रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है।
और तीसरा, फाइनेंशियल स्क्रूटनी। कंपनी के 100 मिलियन ARR के दावे पर भी सवाल उठाए गए हैं कि कहीं ये सब सिर्फ धोखा तो नहीं। चलिए इस मोबाइल गैप को थोड़ा और समझते हैं। एमर्जेंट का जो वेब ऐप रैपिंग का तरीका है वो ऐप स्टोर की गाइडलाइन 4.2 का उल्लंघन कर सकता है और इसी वजह से रिजेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके उलट जो नेटिव फर्स्ट बिल्डर्स होते हैं वो शुरू से ही नियमों को ध्यान में रखकर ऐप बनाते हैं, जिससे वो ज्यादा सेफ होते हैं। अच्छा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं आखिरी फैसले पर। 5वां सेक्शन, आखिर ये किसके लिए है? सही फिट ढूंढना। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसकी तुलना इसके एक बड़े प्रतियोगी रिप्लेट से करना। देखिए, जहां इमर्जेंट की सबसे बड़ी ताकत है स्पीड, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड, वहीं रिप्लेट फिएबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल पर ज्यादा फोकस करता है। इमर्जेंट का प्रोसेस ऑटोमेटिक है, लेकिन यह भी है कि अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता, जबकि रिप्लेट ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लानिंग और डीबगिंग का ऑप्शन देता है। तो इमर्जेंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? अगर स्पीड आपकी सबसे बड़ी मतलब एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी है, अगर आप एक वेब बेस्ड MVP या प्रोटोटाइप बना रहे हैं, अगर आपको अपने किसी आइडिया को बहुत जल्दी मार्केट में टेस्ट करना है, या फिर अगर आप एक नॉन टेक्निकल फाउंडर हैं जिसे बस एक काम करने वाला पहला वर्जन चाहिए। और इसके दूसरे ऑप्शंस कब देखने चाहिए? अगर आप एक प्रोडक्शन ग्रेड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब जिस पर आपका पूरा बिजनेस निर्भर करेगा, अगर रिलायबिलिटी और डेटा की सुरक्षा आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कोई समझौता नहीं कर सकते, अगर आपको ऐप स्टोर के लिए एक असली नेटिव मोबाइल ऐप चाहिए, या फिर अगर आपको एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी की जरूरत है, जैसे कि SOC 2 कंप्लायंस, जो डेटा सिक्योरिटी के लिए एक बहुत जरूरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। और आखिर में ये एक सवाल रह जाता है, वाइब कोडिंग, क्या ये क्रांतिकारी स्पीड किसी की रोजी रोटी पर आने वाले इतने बड़े जोखिम के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर बिल्डर को इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले खुद से पूछना होगा।